जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर जिसका नाम है एनसीईआरटी ज्ञान। आज हम चैप्टर नंबर 14 करेंगे जिसका नाम है ऊर्जा के स्रोत। और आज से जो आगे आने वाले जो 2-3 चैप्टर हैं ये ईवीएस का पोर्शन रहने वाला है, जो आपको आने वाले टीजीटी पीजीटी के एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। चलिए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, वह कौन सा नियम है जिसके अनुसार ऊर्जा को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। तो इसका आंसर है ऊर्जा संरक्षण का नियम। सेकंड क्वेश्चन है, ऊर्जा संरक्षण के नियम के अनुसार किसी भी भौतिक अथवा रासायनिक प्रक्रम में कुल ऊर्जा डैश रहती है। तो इसका आंसर आएगा अपरिवर्तित, यानी कि ऊर्जा संरक्षण के नियम के अनुसार किसी भी भौतिक अथवा रासायनिक प्रक्रम में कुल ऊर्जा अपरिवर्तित रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइकिल चलाते समय किस ऊर्जा का उपयोग होता है। तो इसका आंसर आएगा पेशीय ऊर्जा का, क्योंकि साइकिल चलाते समय जो हमारी पेशियां हैं वो ही अपना बल लगाती हैं, इसलिए जो ऊर्जा है वो पेशीय ऊर्जा कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत उपकरणों को चलाने के लिए किस ऊर्जा का उपयोग होता है। तो इसका आंसर आएगा विद्युत ऊर्जा का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाहनों को चलाने के लिए किस ऊर्जा का उपयोग होता है। तो इसका आंसर है डीजल और पेट्रोल में उपस्थित रासायनिक ऊर्जा का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक उत्तम ऊर्जा स्रोत के क्या गुण होते हैं। तो इसका आंसर आएगा प्रति एकांक द्रव्यमान अधिक कार्य करे, यानी कि जो पहला पॉइंट है वो ये है कि पर यूनिट ज़्यादा कार्य करे। और दूसरा पॉइंट है सरलता से उपलब्ध हो सके। तीसरा पॉइंट है भंडारण तथा परिवहन में आसान हो। और फोर्थ पॉइंट है सस्ता होना चाहिए। तो ये सभी गुण जो है वो ऊर्जा के उत्तम स्रोत के गुण होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिस ईंधन को दोबारा पैदा नहीं किया जा सकता उन्हें क्या कहते हैं। तो दोस्तों उसको बोला जाता है अनवीकरणीय ईंधन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवाश्म ईंधन ऊर्जा के कैसे स्रोत होते हैं। इसका आंसर आएगा अनवीकरणीय, क्योंकि दोस्तों जो जीवाश्म ईंधन होते हैं वो भी दोबारा नहीं बनाए जा सकते, इसलिए इनको अनवीकरणीय स्रोत बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवाश्मी ईंधन के जलने पर मुक्त होने वाले तत्व या फिर ऑक्साइड कौन से हैं। तो इसका आंसर है कार्बन, नाइट्रोजन तथा सल्फर के ऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्बन, नाइट्रोजन तथा सल्फर के ऑक्साइड जैसे अम्लीय ऑक्साइड किसका कारण बनते हैं। तो दोस्तों इसका आंसर आएगा अम्लीय वर्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख्य ग्रीन हाउस गैस कौन सी है। तो इसका आंसर है कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कि CO2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दहन प्रक्रम की दक्षता में वृद्धि करके किसको कम किया जा सकता है। तो इसका आंसर है प्रदूषण को। दहन होता है दोस्तों जलाना, अगर हम जलाने की प्रक्रिया को अच्छा बनाएंगे उससे जो प्रदूषण का लेवल है, जो प्रदूषण का स्तर है वो कम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रकार के विद्युत संयंत्र में जीवाश्म ईंधन का दहन करके जल उबालकर भाप बनाई जाती है और उसी भाप से टरबाइन को घुमाकर विद्युत उत्पन्न की जाती है। तो इसका आंसर है तापीय विद्युत संयंत्र। दोस्तों ज़्यादातर जो संयंत्र हैं वो तापीय विद्युत संयंत्र ही होते हैं और जीवाश्म ईंधन के रूप में उनमें कोयला जलाया जाता है। कोयला जलाकर पानी को पहले गर्म किया जाता है और उस पानी से जो बनने वाली भाप है उस भाप के प्रेशर से टरबाइन को घुमाकर विद्युत उत्पन्न की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रकार के विद्युत संयंत्र में गिरते जल की स्थितिज ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित किया जाता है। दोस्तों इसका आंसर आएगा जल विद्युत संयंत्र में। आप सभी ने कभी ना कभी बांध जरूर देखा होगा या फिर बांध के बारे में सुना होगा।
नदियों के आगे दोस्तों बांध बना लिए जाते हैं जहाँ पर जल को इकट्ठा करके और टरबाइनों को घुमाने में उसका इस्तेमाल किया जाता है, जिससे कि विद्युत पैदा होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल विद्युत ऊर्जा कैसा ऊर्जा स्रोत है? तो दोस्तों ये है नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत। और नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत जो होते हैं उनको बार बार जो है वो इस्तेमाल किया जा सकता है, वो कभी नष्ट नहीं होते, क्योंकि एक ही जल को आप कितनी भी बार स्टोर करके और टरबाइनों को घुमाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। इसलिए जो जल विद्युत ऊर्जा होती है वो एक नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके निर्माण से कृषि योग्य भूमि, मानव आवास तथा पारिस्थितिक तंत्र डूबने के कारण नष्ट हो जाते हैं? तो इसका आंसर आएगा बांध, क्योंकि दोस्तों जो जल विद्युत संयंत्र है उसमें बांध ही बनाए जाते हैं और बांध बनने के कारण वहां पर जल इकट्ठा हो जाता है और जल इकट्ठा होने के कारण उसके आसपास की जो भूमि है वो जलमग्न हो जाती है, जिससे कि कृषि योग्य भूमि, मानव आवास तथा पारिस्थितिक तंत्र जो है वो नष्ट हो जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधे तथा वनस्पति डूबने के कारण विघटित होकर विशाल मात्रा में कौन सी गैस उत्पन्न करते हैं? तो इसका आंसर आएगा मेथेन, जो कि एक ग्रीन हाउस गैस है। दोस्तों जो पौधे हैं और वनस्पति जब भी वो डूब जाते हैं तो वो गलना प्रारंभ कर देते हैं और गलने की अवस्था में उनके अंदर से मेथेन यानी कि एक ग्रीन हाउस गैस निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टिहरी बांध तथा सरदार सरोवर बांध क्रमशः किन नदियों पर बने हैं? तो इसका आंसर है गंगा नदी और नर्मदा नदी, यानी कि जो टिहरी बांध है वो गंगा नदी पर बनाया गया है और सरदार सरोवर बांध जो है वो नर्मदा नदी पर बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह ईंधन जो पादप एवं जंतु उत्पाद हैं क्या कहलाते हैं? यानी कि वे ईंधन जो हमें पादप या फिर जंतुओं से प्राप्त होते हैं उनको क्या कहा जाता है? तो उनको बोला जाता है जैव मात्रा, जैसे कि उपले या फिर लकड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब लकड़ी को सीमित वायु में जलाते हैं तो उसमें उपस्थित जल तथा वाष्पशील पदार्थ बाहर निकल जाते हैं तथा अवशेष के रूप में एक पदार्थ बचता है, उसका क्या नाम है? तो दोस्तों उसको बोला जाता है चारकोल। और जो चारकोल होता है दोस्तों वो बिना धुएं के जलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चारकोल की ऊष्मा उत्पन्न करने की दक्षता लकड़ी की तुलना में कैसी होती है, यानी कि खालिस्तान होती है? तो इसका आंसर आएगा अधिक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोबर तथा फसलों के अपशिष्ट का जब ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में अपघटन होता है तो एक गैस निकलती है, उसका क्या नाम है? तो दोस्तों उसका नाम है बायोगैस या जैव गैस। और इसमें जो गोबर है वो मुख्य तत्व होता है, मुख्य पदार्थ होता है, इसलिए इस गैस को गोबर गैस भी बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैव गैस को बनाने में उपयोग होने वाला मुख्य पदार्थ गोबर है, इसलिए इसका प्रचलित नाम क्या है? अभी हमने आपको बताया कि इसको गोबर गैस भी बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोबर तथा जल के गाढ़े घोल को क्या कहते हैं? तो दोस्तों इसको बोला जाता है कर्दम यानी कि स्लरी। और जो स्लरी है दोस्तों उसी को बायोगैस संयंत्र में डाला जाता है, जिससे कि बाद में गैस निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिन जीवों को जीवित रहने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती उन्हें क्या कहते हैं? तो उनको बोलते हैं अवायवीय जीव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अवायवीय सूक्ष्म जीव कर्दम के जटिल यौगिकों का अपघटन कर देते हैं, जिसके फलस्वरूप कौन सी गैस उत्पन्न होती है? इसका आंसर आएगा मेथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन तथा हाइड्रोजन सल्फाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोबर गैस में कितने प्रतिशत तक मेथेन गैस होती है? तो इसका आंसर है 75%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गैस का उपयोग डैश के रूप में भी किया जाता है? तो इसका आंसर आएगा प्रकाश स्रोत के रूप में। देखिए दोस्तों, गैस का जो हम उपयोग है वो नॉर्मली किसी चीज को गर्म करने के लिए या फिर आग लगाने के लिए किया जाता है, लेकिन उसके साथ साथ गैस का उपयोग प्रकाश के स्रोत के रूप में भी किया जा सकता है। पुराने समय में लोग लैंप का इस्तेमाल करते थे जिसमें गैस भी इस्तेमाल होती है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, गैस निकलने के बाद कर्दम में कौन सी गैस या तत्व प्रचुर मात्रा में होते हैं? तो इसका आंसर आएगा नाइट्रोजन तथा फास्फोरस। और गैस निकलने के बाद जो अपशिष्ट बचता है दोस्तों, वो एक उत्तम खाद के रूप में इस्तेमाल किया जाता है और उसको पचा हुआ खाद भी बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैव मात्रा ऊर्जा का कैसा स्रोत है? तो इसका आंसर आएगा नवीकरणीय स्रोत, क्योंकि दोस्तों जो जैव मात्रा है वो हमें जीव जंतुओं और पेड़ पौधों से प्राप्त होती है और वो जीव जंतु और पेड़ पौधे बार बार पैदा हो जाते हैं, इसीलिए इसको नवीकरणीय स्रोत बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य के विकिरणों द्वारा भूखंडों तथा जलाशयों के असमान तप्त होने के कारण वायु में क्या परिवर्तन होता है? तो दोस्तों इसके कहने का मतलब ये है कि जो सूर्य की गर्मी होती है उसके कारण जो धरती होती है, धरातल होता है, वो गर्म हो जाता है और जो जलाशय होते हैं, जो पानी के स्रोत होते हैं, वो ठंडे रहते हैं और इन दोनों के जो तापमान में अंतर होता है उसके कारण वायु के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है, हवा के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है? तो इसका आंसर है वायु में गति तथा पवनों का प्रवाह होता है, यानी कि जो भूखंड होते हैं, धरातल होता है, वो ज़्यादा गर्म होता है जिसकी वजह से धरातल के संपर्क में आने वाली जो हवा है वो ऊपर उठ जाती है और जो जलाशय या पानी के स्रोत है उसकी सतह के ऊपर जो हवा होती है वो ठंडी होती है और ठंडी हवा उस गर्म हुई हवा के ऊपर उठ जाने के कारण जो निर्वात बना है उसको भरने के लिए गति करती है, जिसकी वजह से वायु में गति उत्पन्न होती है और पवनों का निर्माण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पवन ऊर्जा का उपयोग किसके द्वारा यांत्रिक कार्य को करने में होता है? तो इसका आंसर है पवन चक्की, यानी कि हम पवन चक्की का इस्तेमाल करके जो पवन ऊर्जा है उसका उपयोग किसी यांत्रिक कार्य करने में कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पवन ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा उत्पन्न करने में किसका इस्तेमाल किया जाता है? तो इसका आंसर आएगा पवन चक्की का। देखिए दोस्तों, जहाँ पर पवनें बहुत ज़्यादा चलती है वहाँ पर विद्युत उत्पन्न करने के लिए पवन चक्कियाँ लगा दी जाती हैं। ये मान लीजिए कि वो एक बड़े बड़े पंखे नुमा जो स्ट्रक्चर है वो होते हैं और जब भी पवन या हवा चक्की की जो पंखुड़ियाँ हैं उन पर पड़ती है तो उससे टरबाइन घूमता है और टरबाइन के घूमने से जो है वो विद्युत ऊर्जा उत्पन्न होती है, जिसका इस्तेमाल बाद में दूसरे कार्य करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐसा विशाल क्षेत्र जहां बहुत सी पवन चक्कियां लगाई जाती हैं क्या कहलाता है? तो दोस्तों उसको बोलते हैं पवन ऊर्जा फार्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश को पवनों का देश कहा जाता है? तो दोस्तों इसका आंसर आएगा डेनमार्क, यानी कि जो डेनमार्क देश है इसको पवनों का देश कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पवन ऊर्जा द्वारा विद्युत उत्पादन करने वाले देशों में भारत का कौन सा स्थान है? दोस्तों ये एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका आंसर आएगा 5वां और जो जर्मनी देश है वो पहले स्थान पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का विशालतम पवन ऊर्जा फार्म कहाँ स्थापित किया गया है जिसकी उत्पादन क्षमता 380 मेगावाट है? तो इसका आंसर आएगा तमिलनाडु में कन्याकुमारी के पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टरबाइन की आवश्यक चाल को बनाए रखने के लिए पवन की चाल कम से कम कितनी होनी चाहिए? तो इसका आंसर है 15 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि अगर 15 किलोमीटर प्रति घंटा से कम चाल होगी तो पवन चक्की काम नहीं करेगी। कम से कम 15 किलोमीटर प्रति घंटा या फिर उससे ज़्यादा की जो पवन की स्पीड है वो होनी चाहिए, तभी टरबाइन घूम पाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 मेगावाट के पावर जनरेशन के लिए पवन फार्म को कितने हेक्टेयर भूमि चाहिए? कहने का मतलब ये है कि अगर हमें 1 मेगावाट पावर चाहिए तो उसके लिए कितने हेक्टेयर भूमि में पवन फार्म को लगाना पड़ेगा? तो इसका आंसर है लगभग 2 हेक्टेयर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य कितने समय से निरंतर विशाल मात्रा में ऊर्जा दे रहा है? तो इसका आंसर आएगा लगभग 5 करोड़ वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य भविष्य में कितने समय तक ऊर्जा देता रहेगा? तो दोस्तों इसका आंसर भी है 5 करोड़ वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारा देश प्रतिवर्ष कितने किलोवाट सौर ऊर्जा प्राप्त करता है?
तो इसका आंसर है लगभग 5000 ट्रिलियन किलोवाट घंटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सौर कुकर की आंतरिक सतह काले रंग की क्यों होती है? तो इसका आंसर आएगा, काला रंग ज्यादा ऊष्मा अवशोषित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य की किरणों को फोकस करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो दोस्तों इसका आंसर आएगा अवतल दर्पण का, क्योंकि जो अवतल दर्पण होता है दोस्तों वो एक फोकस करने के लिए काम आता है, और जो उत्तल दर्पण होता है वो किरणों को बिखेर देता है। और सौर कुकर के अंदर अवतल दर्पण का उपयोग जो सूर्य की किरणें हैं उनको फोकस करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सौर कुकर का परावर्तक पृष्ठ सफेद रंग का क्यों होता है? तो इसका आंसर है अधिक परावर्तन के कारण। देखिए दोस्तों, जब भी सूर्य की किरण किसी सतह से टकराकर मुड़ जाती है या उसी माध्यम में लौट जाती है, उसको प्रकाश का परावर्तन बोलते हैं। इसी वजह से जो सौर कुकर का परावर्तक पृष्ठ होता है जिससे टकराकर सूर्य की किरणें अंदर रखे बर्तन पर पड़ने वाली हैं, वो परावर्तक पृष्ठ सफेद रंग का लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सौर ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण कौन करता है? यानी कि किसकी मदद से हम सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल सकते हैं? तो इसका आंसर आएगा सौर सेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सौर सेलों के संयोजन को क्या कहते हैं? दोस्तों उसको बोला जाता है सौर पैनल या फिर सोलर पैनल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सौर सेल को बनाने के लिए किस धातु का उपयोग किया जाता है? तो इसका आंसर है सिलिकॉन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सौर सेल को बनाने के लिए सिलिकॉन के साथ साथ किस धातु का उपयोग किया जाता है जो इसकी कीमत को और ज़्यादा बढ़ा देती है? तो दोस्तों जो सौर सेल होते हैं वो बहुत महंगे आते हैं। इसका कोई कारण है, चलिए वो देखते हैं क्या कारण है। तो दोस्तों वो कारण है चांदी, क्योंकि सिलिकॉन के साथ साथ इसमें चांदी का इस्तेमाल भी किया जाता है जो कि एक महंगी धातु है, और इसी वजह से जो सौर पैनल होते हैं, सोलर पैनल होते हैं, उनकी कीमत ज़्यादा होती है, वो महंगे होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृत्रिम उपग्रह तथा अंतरिक्ष अन्वेषक युक्तियों जैसे मार्स ऑर्बिटर में किस प्रकार के सेलों का उपयोग ऊर्जा के लिए किया जाता है? तो इसका आंसर आएगा सौर सेल। देखिए दोस्तों, जो कृत्रिम उपग्रह होते हैं यानी कि जो मानव को द्वारा बनाए गए उपग्रह हैं, और अंतरिक्ष अन्वेषक युक्तियां होती हैं, यानी कि जैसे जो अंतरिक्ष को एक्सप्लोर करने के लिए जो युक्तियां बनाई जाती हैं, उपकरण बनाए जाते हैं, उनको चलाने के लिए उनके अंदर जो सौर सेल होते हैं उनको इंस्टॉल किया जाता है, उनको लगाया जाता है, जिसकी मदद से वे सूर्य से प्राप्त होने वाली ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलते हैं, और जिसकी मदद से इंस्ट्रूमेंट जो है वो अपना कार्य करता रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समुद्र के जल स्तर का चढ़ना व गिरना क्या कहलाता है? तो दोस्तों इसको बोला जाता है ज्वार भाटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख्य रूप से किसके गुरुत्व खिंचाव के कारण होता है? तो दोस्तों इसका आंसर है चंद्रमा। देखिए दोस्तों, जो चंद्रमा और सूर्य है वो धरती पर मौजूद जल को अपनी तरफ खींचते रहते हैं, जिसकी मदद से जो समुद्रों का जल है वो कभी ऊपर कभी नीचे होता रहता है। ये 24 घंटे में दोस्तों 2 बार होता है, लेकिन इसमें जो चंद्रमा है वो मुख्य कारक है, और ज़्यादा जो आकर्षण है, ज़्यादा जो बल है वो चंद्रमा ही लगाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज्वार भाटा से प्राप्त होने वाली ऊर्जा को क्या कहा जाता है? तो इसको बोला जाता है ज्वारीय ऊर्जा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महासागरों की सतह पर आर पार बहने वाली प्रबल पवनें क्या उत्पन्न करती हैं? तो दोस्तों इसका आंसर है तरंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महासागरों की सतह का जल सूर्य द्वारा गर्म हो जाता है तथा इसकी गहराई वाले भाग का जल ठंडा होता है। किस संयंत्र द्वारा इस तापांतर का उपयोग करके ऊर्जा प्राप्त की जाती है? तो दोस्तों इसका आंसर है सागरीय तापीय ऊर्जा रूपांतरण विद्युत संयंत्र, जिसका इंग्लिश में मतलब होता है ओशियन थर्मल एनर्जी कन्वर्जन प्लांट या फिर OTEC विद्युत संयंत्र।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, OTEC विद्युत संयंत्र के कार्य करने के लिए महासागर के जो पृष्ठीय जल है यानी कि ऊपर वाली सतह का जो जल है तथा जो गहराई के जल है उनमें कितना अंतर होना चाहिए, यानी कि उनका जो तापमान है उनमें कितना डिफरेंस होना चाहिए। तो इसका आंसर है 20 डिग्री सेल्सियस। और जो 20 डिग्री सेल्सियस है ये 2 किलोमीटर की गहराई तक जो है वो अंतर आ जाना चाहिए, तभी जो OTEC विद्युत संयंत्र है वो कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महासागरों से प्राप्त होने वाली ऊर्जा के विभिन्न प्रकार कौन कौन से हैं। तो इसका आंसर है ज्वारीय ऊर्जा, तरंग ऊर्जा तथा महासागरीय तापीय ऊर्जा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूमि के ताप से मिलने वाली ऊर्जा को क्या कहा जाता है। तो इसका आंसर है भूतापीय ऊर्जा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूपर्पटी में गहराइयों पर स्थित पिघली चट्टानें कभी कभी ऊपर की ओर धकेल दी जाती हैं, जिससे किसका निर्माण होता है। तो इसका आंसर है तप्त स्थल का, यानी कि गर्म जगह का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब भूमिगत जल तप्त स्थलों के संपर्क में आकर पृथ्वी की सतह से बाहर निकलता है तो उन निकास मार्गों को क्या कहते हैं। तो दोस्तों उसको बोला जाता है गर्म चश्मा या फिर उष्ण स्रोत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह कौन सी अभिक्रिया है जिसमें किसी भारी परमाणु जैसे कि यूरेनियम, प्लूटोनियम अथवा थोरियम के नाभिक को निम्न ऊर्जा न्यूट्रॉन से बमबारी कराकर हल्के नाभिकों में तोड़ा जाता है। कहने का मतलब ये है कि वह कौन सी अभिक्रिया है जिसमें भारी परमाणु को हल्के नाभिकों में तोड़ा जाता है। तो दोस्तों उसको बोलते हैं नाभिकीय विखंडन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूरेनियम के एक परमाणु के विखंडन से निकलने वाली ऊर्जा कोयले के एक कार्बन परमाणु के दहन से उत्पन्न ऊर्जा से कितनी अधिक होती है। तो इसका आंसर आएगा 1 करोड़ गुनी अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह कौन सी अभिक्रिया है जिसमें 2 हल्के नाभिकों को जोड़कर एक भारी नाभिक बनाया जाता है। दोस्तों इससे पहले हमने जाना कि जिसमें भारी जो नाभिक है उसको तोड़कर हल्के नाभिकों में बदला जाता है उसको बोलते हैं नाभिकीय विखंडन। लेकिन ये क्वेश्चन है कि जिसमें 2 हल्के नाभिकों को जोड़कर एक भारी नाभिक बनाया जाता है उस अभिक्रिया को क्या कहते हैं। तो उसको बोला जाता है नाभिकीय संलयन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य तथा अन्य तारों के विशाल ऊर्जा का क्या स्रोत है। तो इसका आंसर आएगा नाभिकीय संलयन। जो हमारा सूर्य है उसके अंदर जो नाभिकीय संलयन है वो अभिक्रिया निरंतर होती रहती है। और जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन एक हल्का तत्व है, वो आपस में डिफ्यूज होकर हीलियम के नाभिक में बदल जाते हैं, एक भारी तत्व में बदल जाता है। यानी कि जो हाइड्रोजन है वो सूर्य के अंदर एक ईंधन का काम कर रही है और हाइड्रोजन बदलकर हीलियम बना रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो ऊर्जा स्रोत किसी न किसी दिन समाप्त हो जाएंगे उन्हें क्या कहा जाता है। तो दोस्तों उसको बोला जाता है समाप्य स्रोत या फिर अनवीकरणीय स्रोत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वे ऊर्जा स्रोत जिनका पुनर्जनन हो सकता है यानी कि जिनको दोबारा पैदा किया जा सकता है और जिनको दोबारा बनाया जा सकता है उन्हें क्या कहते हैं। तो उनको बोलते हैं नवीकरणीय स्रोत। तो दोस्तों हमने ये चैप्टर पूरा कवर कर लिया है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, जिससे कि आपको हमारी आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन टाइम टाइम पर मिलती रहे। धन्यवाद दोस्तों।